गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 3 गणित चतुर्भुज को समझना करेंगे। इसमें आप चतुर्भुज को समझेंगे। इसके पहले कुछ चीज़ों को समझना अत्यावश्यक है, जैसे वक्र। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले आकृति को हम क्या कहते हैं? वक्र। जैसे ये जो दिया हुआ है ये वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कुछ खुले वक्र हैं, कुछ बंद वक्र हैं। तो खुला वक्र क्या होता है? वह वक्र जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अलग अलग होता है, वह खुला वक्र होता है। जैसे ए और बी, ये वाला आप देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो ये खुला वक्र है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी देखेंगे आप ए बी सी डी ई, तो ए और ई अंतिम बिंदु जो है वो ई है, प्रारंभिक बिंदु ए है। तो इस प्रकार से ये वक्र जो है ये भी क्या है? खुला वक्र है। उसके बाद आते हैं बंद वक्र। वह वक्र जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हो एवं जिसने किसी क्षेत्र को घेरा हो, वह कौन सा वक्र कहलाता है? बंद वक्र कहलाता है। जैसे एक षष्ठभुज की रचना की गई है ए बी सी डी ई एफ। इसमें आप देखेंगे कि ए जिस बिंदु से चालू होता है वक्र उसी बिंदु ए पर ख़त्म होता है, अर्थात इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। इसी प्रकार से ये एक अर्धवृत्त एवं दो रेखखंडों से निर्मित आकृति है, ये भी एक बंद वक्र है। इसी प्रकार से एक वृत्त, ये भी बंद वक्र होता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बंद वक्र वे होते हैं जिनके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही होते हैं और जो किसी क्षेत्र को घेरे हों। इसके बाद हम देखते हैं बहुभुज। बहुभुज में आप पाएंगे कि केवल वे रेखखंड से बना हुआ बंद वक्र बहुभुज कहलाता है जिनमें भुजाएं हों। केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंड से बना हुआ बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे ये चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं, अर्थात चार रेखा खंड दिए हुए हैं, इसलिए ये क्या है? आपका एक बहुभुज है। इसी प्रकार से त्रिभुज, वो भी एक बहुभुज होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं या तीन रेखाखंड होती हैं। एक चतुर्भुज, ये आप देखेंगे ये भी क्या है? एक बहुभुज है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे वक्र हैं। ये वाले हिस्से में वक्र है और ऊपर वाले हिस्से में वक्र है। इसी प्रकार से ये आधा वृत्त और दो रेखखंडों से निर्मित आकृति है, ये हम बहुभुज नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो ही भुजाएं आपको दी गई हैं और बाकी वक्र के द्वारा निर्मित है, इसीलिए ये बहुभुज नहीं है। अब बहुभुज का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो भुजाओं या शीर्ष की संख्या के आधार पर बहुभुज का नामकरण या वर्गीकरण किया जाता है। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज बोल सकते हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज बोल सकते हैं। पंचभुज में पांच भुजाएं होती हैं और पांच ही शीर्ष होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? पंचभुज बोल सकते हैं। अब इन सब के बाद आता है बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। पुनः परिभाषा को एक चक्कर रिपीट करते हैं। बहुभुज के किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं। अब जैसे सम्मुख शीर्ष आमने सामने जिसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, वो क्या कहलाते हैं? सम्मुख शीर्ष कहलाते हैं। यदि एक ही भुजा पे निर्मित होती हैं तो वो संलग्न शीर्ष हो जाती हैं, इसलिए संलग्न शीर्ष को नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? सम्मुख शीर्षों को लेना है। और उनको यदि मिलाते हुए कोई रेखाखंड निर्मित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण की परिभाषा हो गई। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। तो इसमें आप पाएंगे उत्तल एवं अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वे बहुभुज जिनके विकर्ण उनके अभ्यंतर में होते हैं, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं होता, प्रत्येक कोण का मान 180 से कम होता है, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं।
उत्तल बहुभुज की परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वे बहुभुज जिनके विकर्ण उनके अभ्यंतर में होते हैं, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं होता एवं प्रत्येक कोण का मान 180 से कम होता है, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। आप इसमें देखेंगे ये एक पंचभुज निर्मित है जो कि ए बी सी डी ई शीर्षों से मिलकर बना है। इसमें आप देखेंगे इसके विकर्ण ए सी, बी डी, ए डी, बी, ये सभी कहाँ पे हैं? अभ्यंतर में। इसके चारों विकर्ण कहाँ पे स्थित हैं? अभ्यंतर में स्थित हैं। और इसका कोई भी कोण जो है वो 180 अंश से अधिक नहीं है, सभी कम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। जबकि अवतल बहुभुज पे आते हैं वे बहुभुज जिनके विकर्ण में से एक या अधिक बाहर स्थित हों एवं कोई एक कोण का मान 180 से अधिक हो, वे अवतल बहुभुज कहलाते हैं। अब ये एक आकृति दी हुई है, इसमें आप देखेंगे कि पी क्यू आर एस यू वी के द्वारा ये शीर्षों के द्वारा निर्मित आकृति है। अब इस आकृति में आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है आर वी क्यू, ये जो कोण है ये 180 अंश से अधिक का है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा कोण एस यू पी, ये वाला कोण भी क्या है? ये वाला कोण, ये कोण भी क्या है आपका? 180 अंश से अधिक का है, इसीलिए हम इसको अवतल बहुभुज कहेंगे। इसके अलावा इसके विकर्ण यदि हम देखें तो इसके विकर्ण हम पाते हैं, जैसे आर क्यू, ये वाला विकर्ण, ये आर क्यू विकर्ण जो है वो, और इस साइड जो दिया है एस पी विकर्ण, ये विकर्ण कहाँ पर स्थित हैं? वो जो रचना है उसके बाहर स्थित है, या जो बहुभुज है उसके बाहर स्थित है, इसीलिए भी हम इसको अवतल बहुभुज कहेंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। अब हम पुनः प्रश्नावली पे चलते हैं। इसमें एक और चीज रह गई है, सम एवं विषम बहुभुज। सम बहुभुज किसे कहते हैं और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? तो सम बहुभुज वो होते हैं जिनमें भुजा एवं कोण के मान समान होते हैं, सम बहुभुज कहलाते हैं। पुनः एक बार परिभाषा, सम बहुभुज वे बहुभुज होते हैं जिसमें भुजा एवं कोण दोनों के मान समान होते हैं, वे बहुभुज सम बहुभुज कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज, एक त्रिभुज जो होता है वो एक समबाहुभुज भी होता है। इसी प्रकार से वर्ग भी क्या होता है? एक समबाहुभुज होता है, क्योंकि इसमें चार कोण और चार भुजाएं चारों बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि समबाहुभुज वे बहुभुज होते हैं जिसमें भुजा एवं कोण के मान बराबर होते हैं। लेकिन यदि हम आयत की बात करें तो आयत जो रहता है वो समबाहुभुज नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भुजाएं दी रहती हैं वो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। लेकिन समकोणीय होता है क्योंकि इसके चारों कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बहुभुज समबाहुभुज को डिनोट कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। वे बहुभुज जो कि समकोणीय एवं समभुजीय होते हैं वे समबाहुभुज कहलाते हैं। फिर से, वे बहुभुज जो समभुजीय एवं समकोणीय होते हैं वे बहुभुज समबाहुभुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम समबाहुभुज की परिभाषा समझ सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.3 करते हैं। इसमें आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इस आकृति में आपको सबसे पहले बताना है साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो साधारण वक्र हम देखते हैं,
इसमें ये पहला वाला जो दिया हुआ है ये साधारण वक्र है। इसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है वो भी साधारण है। इसके बाद ये तीसरा दिया हुआ है ये भी साधारण है। पांचवा ये भी साधारण है। छठवा ये भी साधारण है और सातवां ये भी साधारण वक्र है। ये इस प्रकार के वक्र जो साधारण वक्र हैं ये वक्र कहलाते हैं। उसके बाद आठवां ये भी साधारण वक्र है। लेकिन अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि साधारण बंद वक्र कौन सी हैं। तो बी वाले में साधारण बंद वक्र जब आप बताएंगे तो साधारण बंद वक्र ये पहला वाला बंद वक्र है। ये भी आप देखोगे ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है। पांचवा ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है। लेकिन ये बंद जो लास्ट वाला है आठवां ये बंद वक्र नहीं है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बंद वक्र आपके पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। इसके बाद आते हैं हम बहुभुज। बहुभुज की परिभाषा आप पहले ही पढ़ चुके हो। जो रेखाखंड के द्वारा निर्मित आकृति होती है या घिरी हुई आकृति होती है रेखाखंडों के द्वारा, वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो ये पहला वाला ये आप देखोगे रेखाखंड के द्वारा निर्मित है, ये बहुभुज है। इसी प्रकार से ये भी बहुभुज है, लेकिन ये वृत्त के द्वारा निर्मित है, ये बहुभुज नहीं है और इसमें कहीं का भी बहुभुज नहीं है। तो ये बहुभुज कहलाते हैं। तो पहला और दूसरा जो है वो बहुभुज है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाँ, इसमें तीसरा और ये बहुभुज है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि उत्तल बहुभुज कौन सा है। उत्तल बहुभुज हम पहले ही परिभाषा पढ़ चुके हैं। वे बहुभुज जिनके सभी विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं वे बहुभुज क्या कहलाते हैं? उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये दूसरी वाली आकृति जो है इसके सभी अंदर हैं, इसीलिए ये जो बहुभुज है ये क्या है? उत्तल बहुभुज है। बाकी पहला बहुभुज तो है लेकिन ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ये अवतल बहुभुज है। क्योंकि इसके जो विकर्ण है वो ऊपर वाला विकर्ण जो रहेगा वो इस साइड वाला, ये जो विकर्ण रहेगा वो बाहर की ओर स्थित होगा। साथ ही ये वाला जो कोण रहेगा आपका इसके अलावा ये वाला जो कोण रहेगा आपका ये 180 अंश से अधिक का रहेगा। इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि उत्तल बहुभुज नहीं है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है अवतल बहुभुज। तो अब भी हमने बताया कि ये जो है वो अवतल बहुभुज है। इसके अलावा अन्य कोई अवतल बहुभुज नहीं है। तो निम्नलिखित में से अब दूसरा वाला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज में, उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होती हैं? तो उत्तल चतुर्भुज इसी में यदि हम देखें तो इसी रचना को यदि हम गौर से देखें, ये एक उत्तल चतुर्भुज अपन ने दूसरे नंबर का जो था वो उत्तल चतुर्भुज था। तो इसी रचना को हम गौर से देखें और इसी में विकर्ण निर्मित करने की कोशिश करें तो इसमें आप पाएंगे कि एक विकर्ण तो ये है और दूसरा विकर्ण ये है। तो इस प्रकार से दो विकर्ण ही इसमें बनते हैं। तो दूसरे वाले का जो उत्तर है वो क्या आएगा? कुल दो विकर्ण। क्या आएगा? कुल दो विकर्ण। इसी प्रकार से उसने आपसे पूछा है कि समषष्ठभुज, समषष्ठभुज जिसमें षटभुज जिसमें लगभग 10 भुजाएं होती उसमें कितने विकर्ण होंगे? तो उसमें लगभग आपके 9 विकर्ण होंगे। इसी प्रकार से आप सी वाले में पूछा गया है एक त्रिभुज, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो आप त्रिभुज की आकृति यदि बनाते हो, हम त्रिभुज की आकृति बनाते हैं इसमें, ये दी हुई आकृति ये है त्रिभुज की। इसमें हम देखते हैं कि विकर्ण किस प्रकार से बनते हैं।
तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी रेखा नहीं है हम जैसे इससे इसको मिलाने की, तो ये एक विकर्ण नहीं कहलाएगा। विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्षों को सम्मुख कोई भी शीर्ष इसमें मिलाने पर, जैसे ये विकर्ण है, लेकिन इसमें कहीं भी विकर्ण निर्मित नहीं हो रहा है। त्रिभुज में आप जैसे भी आप बनाने की कोशिश करोगे ये एक लंब बनेगा, लेकिन ये विकर्ण नहीं। इसी प्रकार से ये भी मिलाओगे तो ये लंब बनेगा, शीर्ष लंब, लेकिन विकर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि सम्मुख शीर्ष इसमें 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए जो भी शीर्ष होती हैं वो संगत भुजाओं पर ही निर्मित होते हैं। सम्मुख भुजाओं पर सम्मुख शीर्ष इसमें नहीं होते, इसीलिए इसमें एक भी विकर्ण निर्मित करना कठिन है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 विकर्ण। कितने आएंगे, 0, कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पे। एक चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इसलिए इसके कोण का माप कितना होगा, योगफल कोणों के मापों का योगफल, तो वो 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। और यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो अवतल हो तो भी उसमें कितना होगा, 360 ही होगा। तो ये तीसरे का उत्तर क्या आएगा आपके पास, पहला, उसने पहला क्वेश्चन पूछा उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या होगा, तो 360 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का माप कितना होता है, 360 होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। इस प्रकार से। और दूसरा जो पूछा है चतुर्भुज में उत्तल ना हो तो वो अवतल होगा, तो भी 360 ही होगा। अब इसके चौथे वाले पे आते हैं। चौथे वाले में आपको दिया है कि कोण के आधार पे आप कोणों के योग निकालें, भुजाओं के आधार पे। तो ये त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो इसके तीनों कोणों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज, तो उसमें 360 होता है। उसने तो उन्होंने बताया कि 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में से आप यदि 4 भुजाएं, उसमें से यदि आप 2 घटा देते हो और 180 का गुणा कर देते हो तो आपके पास जो प्राप्त होता है वो कोण का माप होता है, अर्थात 360 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये इसमें पंचभुज है, पंचभुज में से आप 2 घटा देते हो और 180 का गुणा कर देते हो तो आपको कोण की माप निकलती है। इसी प्रकार से षष्ठभुज है, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, उसमें से 2 घटा दो और 180 गुणा कर दो, तो इस प्रकार से कोण की माप निकल सकती है। अब इसमें ए वाला क्वेश्चन दिया है आपसे कि 7 यदि हैं तो, अब ये 7 यदि हैं तो आप किस प्रकार से निकालोगे, 7 भुजाएं हैं तो आप देखते हैं 7 भुजाएं हैं तो ए वाला हम यहीं पे करते हैं, 7 ऋण 2, 7 में 7 भुजाओं में से 2 घटा दो और कितने गुणा कर दो, 180 का गुणा कर दो। तो ये आपके पास क्या जाता है, 5 गुणित 180। अब 5 का गुणा 180 में करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल के 4, 5 एकम 5 और 4 9, अर्थात 900 अंश जो आता है वो समसप्तभुज के अंत्य कोणों का योग आता है। या सप्तभुज के अंत्य कोणों का योग कितना आएगा आपके पास, 900 आएगा। कितना आएगा, 900 आएगा। इसी प्रकार से 8 अष्टभुज वाले देख लेते हैं। अष्टभुज में क्या आता है, अष्टभुज में भी आपको वही करना है। क्या करना है, उसमें बी वाला दिया हुआ है, 8 माइनस 2 गुणित 180 अंश। तो ये घटाते हैं तो कितना आता है आपके, 8 में से 2 गए 6, प्रश्न क्रमांक 4 का हम बी वाला देखेंगे। इसमें हमने देखा कि 8 भुजाएं दी हैं, तो 8 भुजाओं
के द्वारा हम किस प्रकार से अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं अष्टभुज के। तो हमें मालूम है 8 ऋण 2 गुणित 180, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 गुणित 180, 1080। तो ये जो 1080 आया आपके पास 6 भुजाओं से निर्मित 8 भुजाओं से निर्मित अष्टभुज के अंतःकोणों का योग 1080 होगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सी वाला जो दिया है 10, तो 10 ऋण 2 गुणित 180, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 गुणित 180, 8 रही 64 के, 4 हासिल की 6, 8 एकम 8 और 6 14। इस प्रकार से 1440। तो 10 भुजाओं से निर्मित बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 आएगा। इस प्रकार से आप इसके सवालों को कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 5वां, एक समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए। तो एक समबाहुभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण, अर्थात सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, अर्थात वह समभुजीय एवं समकोणीय हो, वह समबाहुभुज कहलाता है। अब 3 भुजाओं से निर्मित कौन सा बहुभुज समबाहुभुज होता है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वह समबाहुभुज कहलाता है। 3 भुजाओं से निर्मित समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समबाहुभुज कहलाता है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का मान बराबर होता है एवं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से 4 भुजाओं से निर्मित तो वर्ग जो होता है वह समबाहुभुज होता है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं एवं इसके चारों कोण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार से 6 भुजाओं से निर्मित तो समषष्ठभुज जो है वो समबाहुभुज होता है। इस प्रकार से आप 5वें सवाल को आप हल कर सकते हैं। 6वां जो दिया हुआ है उसमें x का मान आपको निकालना है। अब इसमें x के मान में आपको बताया गया है कि ए वाली आकृति में 50, 130, 120 और x, तो हमें मालूम है चतुर्भुज की चारों कोणों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 धन 130 धन 120 धन x बराबर 360। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि 300 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 360 ऋण 300, अर्थात 60 अंश। तो x का मान जो आ रहा है 60, ये यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आप पहले एक के इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका b वाला जो है, b वाले को भी आप हल कर सकते हैं। b वाला जो दिया हुआ है उसमें x, ये वाला जो कोण है b में ये 90 अंश का है, तो इसके अंदर वाला भी ये भी 90 अंश का हो। तो इस प्रकार से 90, 60 और 70, तो क्या जाएगा 90, 60, 70 और धन x।
बराबर 360। अब हम सबको जोड़ते हैं तो ये आता है 220 धन x बराबर 360। तो x बराबर क्या जाएगा आपके पास 360 ऋण 220। अब हम घटाते हैं तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 140। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, अर्थात x का मान कितना है आपके पास 140। इसी प्रकार से इसका आप c और d भी कर सकते हैं। अब हम 7वें सवाल पे आते हैं। सातवें में आपको दिया हुआ है x धन y धन z का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे z तो ये 30 है, तो ये हमें मालूम है। इस पूरे का मान कितना होता है 180। 180 में से हम यदि 30 को घटा दें तो कितना बचेगा आपके पास, इतने का मान आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 150। इतने का मान आपके पास आएगा 150। अब ये 150 इतने का मान आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये कितना आएगा, तो हमें मालूम है 90 30 90, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमें मालूम है इस वाले का मान जो आएगा, उसके लिए आपको 180 में से 90 और 130 को जोड़ कर घटा देना है। तो 180 में से हम क्या क्या घटा दें, 90 धन 30। तो 180 में से ये घटाया तो ये आपके पास आएगा 60। ये तो ये मान जो आएगा आपके पास वो कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। अब ये 60 आ गया, तो ये वाला कितना आएगा, तो यदि हम इसको भी हम घटा दें 180 में, तो ये हमारे पास आएगा 120। कितना आएगा 120। ये वाला मान 120 आएगा। अब 120 ही आ गया, तो इसी प्रकार से ये जो है रहेगा ये 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हो। z बराबर आपके पास आया 150, y बराबर आया आपके पास 120 और x बराबर आपके पास आया 90। इन सबको यदि जोड़ देते हो तो x धन y धन z बराबर आपके पास आ जाएगा 9 और 11 और 16 16 की 6 0 हासिल का 1 360। ये 360 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो।
इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल ये दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू इनके मान आप निकाल लेंगे। इसी प्रकार से करना है इसको भी।